The components of the watershed management program. There are the four main components of a watershed management program. Are the number one is the soil and water conservation. The soil and water conservation is the first one, and the second one is the water harvesting. It is also the watershed management program. Third one is the crop management, and the fourth one is the alternate land use systems. The permanent measures are these measures are the provide for the improvement of relief of physiography and the drainage features of a watershed and aim to controlling the soil erosion and regulating the surface runoff and reduce the peak flow rates. So परमानेंट मेजर्स में मेन पॉइंट्स क्या कवर होते हैं, क्या कवर करने चाहिए कि सबसे पहले तो क्या हो चाहिए, जो ड्रेनेज फीचर्स है वाटरशेड प्रोग्राम के उनको इम्प्रूव करना, उसके अलावा जो सॉइल इरोजन है उसको कंट्रोल करना और रन ऑफ जो है उसको रेगुलेट करना और जो पीक फ्लो रेट्स है उसको भी रिड्यूस करना. तो these all are the come in the permanent measures in the soil and erosion regulation. So the permanent measures are done with the help of the bunds, terrace and waterways. So what is the waterways? Waterways are the vegetation grassed waterway source, both with or without vegetation grassed waterway for safe disposal of the runoff the water. तो वाटर के लिए जो वे है जो वेजिटेशन के साथ और विदाउट वेजिटेशन दोनों कंडीशन हो सकती है, उसको क्या कहते हैं, वाटरवे. नेक्स्ट है बर्ड्स और कंट्रोल बर्ड्स प्रोवाइड कराना. और ये कहाँ पे प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, जहाँ पे क्या रेनफॉल एरियाज कहाँ हो, जहाँ पे रेनफॉल क्या हो 600 mm से कम हो और जहाँ पे सॉइल कैसी हो, परमिएबल हो और जो स्लोप हो वाटरशेड का वो कितना हो, अराउंड 6%. दूसरा होता है ग्रेडेड बंड्स कहाँ प्रोवाइड करा जा सकता है, ये सूटेबल होता है जहाँ पे रेनफॉल क्या हो, हाई हो अराउंड मोर देन 600 mm और जहाँ पे सॉइल कैसी हो, पुअर परमेबल हो, तो वहाँ पे हम ग्रेडेड बंड्स को प्रोवाइड करा देते हैं एज कंपेयर टू द कंटूर बर्ड्स. और जहाँ पे स्लोप भी 2 से 6% के बीच में हो और सॉइल हैविंग द क्रस्ट, तो वहाँ पे हम किसको प्रोवाइड करा सकते हैं, ग्रेडेड बंड्स को. नेक्स्ट आता है टेरेस. तो टेरेस कहाँ प्रोवाइड टेरेस में भी कौन सा है, बेंच टेरेसिंग. तो बेंच टेरेसिंग हम वहाँ प्रोवाइड करा जा सकते हैं जहाँ पे क्या सोइल का स्लोप कितना हो, अराउंड 16 to 33% हाई स्लोप हो. और बेंच टेरेस रिड्यूस बोथ स्लोप लेंथ एंड द डिग्री ऑफ स्लोप. तो बेंच टेरेस क्या कराता है, और जो स्लोप है उसको भी रिड्यूस करता है, ओके, एंड इरोजन रेट भी क्या करता है, डिक्रीज करता है अराउंड 39 टी पर हेक्टेयर से लेके 1 टी पर हेक्टेयर तक. और इसका स्लोपिंग भी कितना होता है, ऑन 25% स्लोपिंग लैंड बाय बेंच टेरेसिंग. तो परमानेंट मेजर्स के बारे में हमने पढ़ा. नेक्स्ट है सेमी परमानेंट मेजर्स. सेमी परमानेंट मेजर्स कहाँ यूज आते हैं, दीज आर द यूजुअली इंटरबंडेड ट्रीटमेंट where the field size are large in conventionally bundled area. So these are the adopted to minimize the velocity of the overland flow and these measure may have lost to 2 to 5 years. So these are the less permanent than the permanent measure and they have the lifespan of the 2 to 5 years. तो इसके अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, स्मॉल सेक्शन या की लाइन बंड्स. तो ये की लाइन बंड्स क्या हो सकते हैं, ये स्मॉल सेक्शन बंड्स और की लाइन बंड्स में बी क्रिएटेड अक्रॉस द स्लोप एट द हाफ ऑफ द वर्टिकल बंड स्पेसिंग. तो कहाँ प्रोवाइड किया जाते हैं, अक्रॉस द स्लोप, और वो भी कहाँ पे, उसकी वर्टिकल बंड स्पेसिंग है उसके हाफ साइज में, ओके. और विच नीड टू रिनोवेटेड एट द इंटरवल ऑफ द 2 to 3 years. और 2 से 3 साल के अंदर इनको रिनोवेट करना जरूरी होता है. नेक्स्ट है स्ट्रिप लेवलिंग. स्ट्रिप लेवलिंग की हेल्प से भी हम सेमी परमानेंट मेजर कर सकते हैं. तो स्ट्रिप लेवलिंग में क्या होता है, लेवलिंग ऑफ अबाउट 4 to 5 मीटर स्ट्रिप ऑफ लैंड अबव द बंड across the major land slope and help in reducing the velocity of surface flow. तो स्ट्रिप लेवलिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो वेलोसिटी है सरफेस फ्लो की उसको रिड्यूस कर सकते हैं. और इसको कहाँ बनाते हैं, इनको बनाते हैं अक्रॉस द मेजर लैंड स्लोप. मेजर लैंड जो स्लोप मेजर स्लोप है जो लैंड का उसके अक्रॉस. और स्ट्रिप लेवलिंग कैन बी डन बाय रनिंग द ब्लेड हैरो एट द इंटरवल और ऑफ 2 to 4 years.
थर्ड वन इज द लाइव बेड्स। लाइव बेड का प्रोवाइड कैसे होते हैं, ये होते हैं 1 or 2 live beds of the 2 to 3 meter width on contour on the grade. It is also serve the purpose of the vegetation, and the vegetation on the beds may be annual or perennial both. Fourth one is semi-permanent measure is the vegetation or live barrier. With the help of the vegetation barrier, we also fulfill our semi-permanent measure for soil and water management. ओके तो उससे वेजिटेबल और लाइव बैरियर क्या होता है, 1 or 2 बैरियर ऑफ क्लोज ग्रोविंग ग्रासेस लेजम्स अलोंग द बंड्स एंड एट द मिड लेंथ ऑफ द स्लोप। क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, स्लोप के मिड लेंथ पर कैन फिल्टर द रन ऑफ वाटर और स्लो डाउन ओवरलैंड फ्लो। इसका काम क्या हो सकता है, रन ऑफ वाटर को स्लो डाउन करना है। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, खुश टाइप ऑफ ग्रास is widely used to recommend as a vegetative barrier. We discussed that there are the 8 type of classification of the land. So first 4 are the good for the crop production, and the last 4 are not suitable for the crop production but utilized as some other work. So let's start with the first class. The class 1 is the this group of the soil has a few limitation on their use. They are deep around 900 mm, 900 centimeter, and the well drained and nearly leveled. They are fertile or responsive to fertilizer application. There is no limitation on the type of the crop grown, and the variety of the crops can be grown intensively with recommended management practice. These are suitable for intensive cultivation, and this group of the soil is represented by the light green color in land use map. In the last slide we show all the type of the lands in one picture. तो उसमें जो लाइट ग्रीन वाला पोर्शन है वो क्लास 1 को बताता है, और क्लास 1 सॉइल वही होती है जो हाईली फर्टिलाइज होती है, जहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन और किया जा सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी किया जा सकता है। तो ये किसके अंदर आती है, क्लास 1 के अंदर, और उनकी जो डीप होती है वो कितनी होती है, मोर देन 99 सेंटीमीटर, और ये वेल ड्रेन्ड भी होती है। द सेकंड वन इज द क्लास 2. दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज द मॉडरेट लिमिटेशन सच एज जेंटल स्लोप। इसके अंदर कैसा होता है, जेंटल स्लोप होता है और मॉडरेट इरोजन प्रॉब्लम भी होती है, और इनएडिक्वेट डेप्थ, और इसकी डेप्थ भी क्लास 1 के कंपैरिजन में कम होती है, अराउंड 22.5 से 45 सेंटीमीटर। और इसकी जो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो स्लाइटली सैलाइन होती है और अल्काइन भी होती है, एंड रिलेटिवली रिस्ट्रिक्टेड ड्रेनेज, और ड्रेनेज भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ये इजीली ड्रेनेज नहीं होता है, और द लेस इंटेंसिव क्रॉपिंग। तो ऑब्वियसली बात है क्रॉपिंग भी कैसे होगी, कम इंटेंसिव होगी एज कंपेयर टू द क्लास 1, एंड मस्ट बी फॉलोड, एंड सिंपल मैनेजमेंट प्रैक्टिस सच एज द कंटूर कल्टिवेशन will maintain the soil for crop production. तो कंटूर कल्टिवेशन इस टाइप की सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एंड दे आर रिप्रेजेंट बाय येलो कलर इन द लैंड यूज मैप। तो लैंड यूज मैप का जो डायग्राम है उसके अंदर इसको येलो कलर से शो किया गया। दिस इज द कंटूर मैप in which all the type of land and class are defined. So these are the class 1 where all type of crop is can be product, and the heavy intensive cropping also done, and the soil quality are good. This is second one, there is less productive than class 1. Their soil productivity is slightly alkaline and saline, and the depth of the soil layer is less than the class 1, and this one is the class 3rd, and this one is the class 4. These all are the some productivity in the soil, but class 5, class 6 and class 7 are less productive, and this is only used for the grassland and the forest. And the last one is the class 8, which is the mountainous land, which is not fertile, not used for the production, crop production or forest or grass production. Principle of watershed management. What are the different principle of the watershed management? So first of all is the utilizing the
land based on its capability. Next, protecting the fertile topsoil. Third one is the minimizing the silting up to the reservoir and lower fertile and protective vegetation cover throughout the year. In situ conservation of the rainwater. Safe diversion of the surface runoff to storage structure through grassed waterway. Stabilization of the gullies and construction of the check dams for increasing groundwater recharge. Increasing cropping intensity through inter and sequence cropping. Alternate land use systems for efficient use of marginal bunds. Water harvesting for supplemental irrigation. Ensuring sustainability for the ecosystem. Maximizing farm income through the agriculture related activities such as the dairy, poultry, sheep and the goat farming. Improving infrastructural facility or storage, transport and agriculture marketing. Setting up of the small scale agro industries and improving the socio-economic status of the farmers. So these are the principles of the watershed management.